नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009 की, जिसका अध्याय 1 और अध्याय 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 कहां से लेकर कहां तक है? धारा 51 से लेकर के धारा 66 तक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कार्य संचालन एवं वार्ड समितियों के बारे में पढ़ेंगे कि कार्य का संचालन किस हिसाब से किया जाता है, बैठक कितने दिनों में की जाती है, बैठक को किस किस प्रकार से बुलाया जाता है, अगर किसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना हो तो वो कैसे लाया जाएगा। ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? अध्याय 3 के अंदर पढ़ेंगे। एकदम छोटा सा अध्याय है, मुश्किल से अपनी 2 क्लासेस होगी, 2 क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे? इसको खत्म भी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। धारा 51 से स्टार्ट करते हैं। धारा 51 में क्या लिखा हुआ है? धारा 51 कहती है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। नगर पालिका की जो बैठकें होगी वो किस हिसाब से होगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो सामान्य बैठकें होगी, जिसके अंदर मतलब कोई विशेष काम नहीं है, जो नॉर्मल बैठक होती रहती है, वो क्या है? प्रत्येक 60 दिनों में एक बैठक होनी अनिवार्य है। मतलब छोटे मोटे काम के लिए, किसी भी काम के लिए अगर आपकी बैठक है तो वो कम से कम भी 60 दिनों के अंदर होनी आवश्यक है ही है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से। 60 दिन का ही आपको क्यों जाना है? वैसे तो आप 2 महीने का भी याद रख सकते हो, लेकिन कई बार 31 का महीना हो जाता है, कई बार 29 का भी महीना हो जाता है, तो आपको वो टाइम फ्रेम थोड़ा गलत रहेगा। इसलिए बकायदा जो इसके संविधान में लिखा हुआ है या जो इसके अधिनियम में लिखा हुआ है, वो सिंपल शब्दों में क्या लिखी हुई है? 60 दिन लिखी हुई है। तो अपने क्या ध्यान रखना है? प्रत्येक 60 दिनों बाद में क्या होनी चाहिए? एक मीटिंग होनी जरूरी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साल के अंदर कितनी होनी चाहिए? तो ऑलमोस्ट 6 के आसपास, है ना। लेकिन फिर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक 60 दिन में एक बैठक होना अनिवार्य है। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अवश्य बुलानी चाहिए। ये तो था सामान्य बैठक के बारे में। अच्छा, विशेष बैठक के बारे में, 1/3 या अधिक निर्वाचित सदस्य विशेष बैठक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कोई विशेष काम है जिसके लिए हमें क्या करनी है? बैठक करनी है। तो अगर 1/3 सदस्य अगर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं तो अध्यक्ष क्या कर सकता है? बैठक को बुला सकता है। ठीक है, संकल्प को पारित करने के लिए आवश्यकता है तो अग्रिम में सूचित किया जाएगा। मतलब अगर कोई विशेष प्रकार की बैठक है तो पहले से उसको क्या दिन दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। अध्यक्ष 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। कई बार क्या होता है, अध्यक्ष ये बाधित किया गया है अध्यक्ष को, कि अध्यक्ष क्या करेगा? जैसे ही 1/3 लोग आकर के बोल देंगे कि हमें क्या करनी है? बैठक बुलानी है, कोई प्रस्ताव पारित करना है, कुछ भी काम के लिए हमारे को विशेष काम के लिए हमारे को बैठक चाहिए, बैठना हमारे को सभी को एक साथ ना, तो अध्यक्ष को क्या है? बाध्य कर दिया गया है कि आपको 7 दिनों के भीतर भीतर क्या बुलानी पड़ेगी? एक बैठक बुलानी ही आवश्यक होगी। ठीक है, क्या होगी? 7 दिनों के भीतर एक बैठक बुलानी आवश्यक होगी। अच्छा, अगर मान लो अध्यक्ष नहीं बुलाता है, तो मान लो कोई ऐसा प्रस्ताव है या ऐसी कोई चीज पे बैठक होने वाली है कि उनको लगता है कि नहीं यार, अभी हम नहीं बुलाएंगे, अभी हमारे को इससे कोई नुकसान हो सकता है, तो क्या होगा? तो यदि अध्यक्ष 7 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो क्या होगा? सीएमओ, है ना, वो क्या करेगा? 10 दिनों के भीतर भीतर क्या कर लेगा? बाद में बैठक बुला लेगा। ठीक है, कौन बुला लेगा? 10 दिनों के अंदर अंदर बैठक बुला लेगा। कौन बुला लेगा? सीएमओ। ठीक है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है, वो क्या करेगा? इसको बुला लेगा बैठक को। तो नगर पालिका की बैठकों के बारे में पता लगा। आगे देखते हैं सदस्य। अच्छा, 52 के देखते हैं। विशिष्ट सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार, यानी कि जो जो सदस्य हैं उनके अधिकार क्या होंगे और उनके विशेषाधिकार क्या क्या होंगे। सदस्य नगर पालिका में अपव्यय और लापरवाही के बारे में सूचित कर सकते हैं। भाई, जो सदस्य बनेगा वो देखता रहेगा इधर उधर कि कोई काम में अपव्यय हो रहा है, बेफालतू का खर्चा किया जा रहा है, या फिर कोई लापरवाही हो रही है, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है? कार्रवाई करवा सकता है। वह स्थानीय समस्याओं को सूचित कर सकता है। मान लो किसी वार्ड का कोई वार्ड मेंबर है, कोई सदस्य है, अब वो क्या कर सकता है? अपने वार्ड की समस्या ला सकता है, वह स्थानीय समस्या को सूचित कर सकता है और कार्यों में सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है। सदस्य का काम हो गया। वह अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, किसी चीज के बारे में भी क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है, कि ना कि अपन नगर पालिका से संबंधित। अब आप ऐसा ना कहीं जाकर के बोल दे कि मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, बताओ ये गणित का क्वेश्चन मेरे को सोल्व करके दिखाओ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे नगर पालिका से संबंधित कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। वह अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। वह विशेष प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुरोध भी कर सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है? वह मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूचित करने के बाद किसी भी नगर पालिका अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।
अगर वो चाहे, मान लो उसको क्या करना है, विशेष प्रस्ताव कोई पारित करवाना है, तो वो क्या करेगा, अध्यक्ष को सूचना दे सकता है कि हमें ये विशेष प्रस्ताव पारित करना है। अगर कोई लोकल उनके वार्ड में या कोई लोकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में सूचना दे सकता है। अगर कोई कहीं कोई अपव्यय हो रहा हो या कहीं पे खर्चा ज्यादा हो रहा हो या फिर कहीं लापरवाही हो रही हो, तो उसके बारे में सूचना दे सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि यार पहले ये काम हुआ था, इसके कितना खर्चा लगा था, कितना खर्चा नहीं लगा था, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को देखने हैं तो वो क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट भी दे सकता है। लेकिन इसके लिए उसे क्या करना हो गया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सबसे पहले सूचना देनी होगी, उसके बाद वो क्या कर सकता है, इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। तो धारा 52 होगी। इसके साथ साथ धारा 53 में देखते हैं, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि जब अध्यक्ष को अपने हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ लेकर के आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या लेकर के आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ऐसे ही जब किसी पार्टी को उसके बहुमत से हटाना होता था, तब भी हम कौन सा प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। ये कौन लेकर के आता है, विपक्ष लेकर के आता है। तो उसी प्रकार से अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर हमें अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना है तो वो कौन सा लिखा गया, धारा 53 में लिखा गया है। अच्छा, इसके अंदर क्या कुछ होगा, अगर मान लो नया चुनाव हुआ है, क्या हुआ है, नया चुनाव हुआ है, उसके बाद में हमें क्या करना है, किसी अध्यक्ष के खिलाफ या फिर उपाध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना है, तो हमें कम से कम 2 साल का वेट करना पड़ेगा। 2 साल से पहले हम नहीं कर सकते हम अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि इस प्रकार से तो क्या है कि फिर हर दूसरे दिन ही कोई मुंह उठा करके बोल देगा कि लो जी अविश्वास प्रस्ताव, लो जी अविश्वास प्रस्ताव। तो ये दिया गया है, एक वक्तव्य बनाया गया है कि अगर आप लोगों ने एक बार इसको चुन लिया तो कम से कम 2 साल के लिए आप क्या नहीं कर सकते, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर के आ सकते। तो अगर नए चुनाव हुए तो क्या ध्यान रखना है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति के 2 साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं दी जा सकती है। समझ आएगी बात। अच्छा, अगर मान लो उपचुनाव हुए हैं, मान लो कोई व्यक्ति है जो 3 सालों बाद जिसने क्या किया, कोई सदस्य की डेथ हो गई या फिर किसने अपने सदस्य के लिए अयोग्य घोषित हो गया, उसके बाद कोई बंदा है जो उपचुनाव से आया है इसके बाकी के 2 साल के टाइम पीरियड को पूरा करने के लिए, तो इसके खिलाफ कब अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, तो इसके खिलाफ जितना इसका टेन्योर बचा है उसके हाफ पूरा करेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। कितना करने के बाद में, कम से कम हाफ करने के बाद में। ठीक है, तो उपचुनाव के अंदर क्या है, आधे कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही आप क्या ला सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब तो वो अपने अध्यक्ष पद से या उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देगा, उसको छोड़ना पड़ जाएगा। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता या अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, अगले फिर 2 सालों तक आप क्या नहीं कर सकते, वापस से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। यहां तक की बातें मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है इसके अंदर। तो अपन वार्ड समिति का गठन, वार्ड समिति को आप ऐसे समझिए जिस प्रकार से अपने जब पूरे अगर अपन देश की या पूरे राज्य की बात करें, जब भी सरकार बनती है तो एक एक विभाग को संभालने के लिए एक एक मंत्रालय बनाया जाता है। जैसे ये सड़क परिवहन मंत्रालय हो गया, है ना, सुरक्षा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, या फिर अगर अपन बात करें गृह मंत्रालय हो गया, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, या फिर शिक्षा मंत्रालय हो गया। इस प्रकार से मंत्रालय बनाए जाते हैं। वैसे ही वार्ड समितियां गठन की जाती है। क्या किया जाता है, वार्ड समितियों का गठन किया जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, किसी एक समिति का काम क्या होगा कि वो स्वास्थ्य का काम देखेगी, किसी एक का काम क्या होगा कि वो यहाँ पे निर्माण काम करवाएगी, किसी एक का काम क्या होगा कि वो यहाँ पर सड़कों का काम देखेगी, किसी एक का काम क्या होगा जो वित्त का काम संभालेगी, है ना। इस प्रकार से वार्ड समितियों का अलग अलग से गठन किया जा सकता है। किस केस में गठन किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, कहीं छोटी नगर पालिका है वहां पे सभी मिलजुल के आराम से काम कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है। लेकिन इन केस अगर किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, अगर किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होने पे नगर पालिका समितियों का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नगर पालिका में समितियों का गठन किया जाएगा। अच्छा, समिति क्या होगी, एक वार्ड की भी हो सकती है और 2-3 वार्ड की एक साथ मिलाकर के भी हो सकती है। अब बात करते हैं वार्ड समितियों की संरचना क्या होगी। संरचना मतलब कि कौन उसका अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा। अगर मान लीजिए कोई एक समिति बनाई गई है जिसमें एक ही वार्ड से संबंधित वो समिति है ना, कि इस वार्ड के अंदर हमें लाइटिंग, या कोई बड़ा वार्ड है इस वार्ड के अंदर हमें लाइटिंग वगैरह की सुविधा के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, समिति बनानी पड़ रही है। तो अगर एक ही वार्ड से संबंधित समिति है तो उस वार्ड का जो सदस्य होगा वही क्या हो जाएगा, इसका अध्यक्ष हो जाएगा।
संबंधित वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नगर पालिका प्रशासन के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकतम 5 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में आप एक चीज देखना ना, वार्ड समिति की संरचना के बारे में बताया गया है इसके अंदर कि कौन कौन इसके अंदर शामिल होगा। तो संबंधित वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य तो उसके अंदर हो ही होगा। अच्छा, अगर एक ही वार्ड के लिए तो क्या बना दिया जाएगा, इसी को ही अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और क्या हो सकता है, नगर पालिका प्रशासन के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकतम 5 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अधिकतम 5 सदस्यों को मनोनीत भी किया जा सकता है। मान लीजिए अब अपने को कोई काम करवाना है ना, तो उसके अंदर कोई जानकारी रखने वाला बंदा है, तो उसके अंदर हम उस बंदे को, ऐसे 5 बंदों को हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर शामिल कर सकते हैं, नगर पालिका के अंदर शामिल कर सकते हैं, उस वार्ड समिति के अंदर क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अच्छा, वो 5 बंदे कौन होंगे, जिनको नगर पालिका के संबंधित काम करवाने का अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को, और उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो वार्ड समिति की संरचना में सबसे पहले क्या दिखा कि संबंधित वार्ड का जो सदस्य जो चुन कर आए वो तो होगा ही होगा। उसके बाद में नगर पालिका के प्रशासन के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकतम 5 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, हम मनोनीत कर सकते हैं। अच्छा, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, अगर अपन बात करें कि तो नगर पालिका है, इसमें निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप भी थोड़ा सा देखना, याद करने की कोशिश करना कि क्या कुछ है इसके अंदर। वार्ड समिति की संरचना के अंदर आगे बढ़ते हैं। निर्वाचित होने के लिए अयोग्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हो गया, जिस व्यक्ति को हम मनोनीत कर रहे हैं, है ना, अगर वो किसी केस के अंदर नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो चुका है पहले वो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या नहीं करेंगे, मनोनीत भी नहीं करेंगे। यदि वार्ड समिति एक वार्ड को कवर करती है तो उस वार्ड का सदस्य उस समिति का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। देखो, सिंपल सिंपल सी बोल बच्चन वाली बातें हैं। अब इसके अंदर कुछ ज्यादा समझाने वाला कुछ टिपिकल नहीं है कि यार इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि निर्वाचित हो गया, अगर कोई निर्वाचित होने के लिए अयोग्य व्यक्ति घोषित हो चुका है तो उसको अपन यहाँ पे भी मनोनीत भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अंदर उम्र 21 साल थी, इसके अंदर उम्र 25 साल कर दी गई है। अगर वार्ड समिति एक ही वार्ड के लिए बनी है तो उसका सदस्य उसी को क्या बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे। अगर वार्ड समिति में एक से अधिक वार्ड है तो उसके अंदर क्या है, जो इनका एक्ट है, एक्ट के अंदर पहली बैठक के अंदर जो सदस्य होंगे वो मिलकर के क्या करेंगे, किसी एक बंदे को अध्यक्ष नियुक्त कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, ये एक हमने समिति बनाई जिसके अंदर वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 लोगों को शामिल किया गया इस समिति के अंदर। ठीक है, अब इस समिति के अंदर से जिस दिन पहली बैठक हुई उस दिन ये क्या करेंगे, चारों 5 जने मिलकर के अपने आप में से किसको एक घोषित कर लेंगे, एक जने को अध्यक्ष घोषित कर लेंगे। अच्छा, जो ये अध्यक्ष होगा इसका कार्यकाल कितने टाइम का होगा, 1 साल तक का होगा। कितने टाइम तक का होगा, 1 साल तक का होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर इन 5 में से किसी को क्या चुना जाएगा, एक को वापस से अध्यक्ष चुना जाएगा। ऐसे करके अगले 5 सालों तक क्या होगा, इनका इसी प्रकार से ही निर्वाचन होता रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना, अगर बीच में इन केस नगर पालिका भंग हो जाती है तो ये भी क्या हो जाएगी, भंग ही हो जाएगी। तो समझ गए एक बात को, जो समिति होगी उनका जो अध्यक्ष होगा वो कितने टाइम के लिए होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, 1 साल होता है। 1 साल बाद में वापस से उनको क्या किया जाता है, ये जो जितने भी 4 जने और 5 जने और 6 जने ये आपस में चुन करके क्या करते हैं, चुनाव कर लेते हैं इनका, है ना। यही बात ये लिखी है। यदि वार्ड समिति एक से अधिक वार्डों को कवर करती है तो वह संविधान की पहली बैठक में सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी और अगले वर्ष उसी महीने में प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। मतलब अगले साल उसी महीने के अंदर, जैसे जनवरी के अंदर इस बंदे को अध्यक्ष बनाया गया तो अगले साल जनवरी के अंदर क्या किया जाएगा, ये प्रक्रिया वापस से दोहराई जाएगी। नए अध्यक्ष के चुनाव तक मौजूदा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। मान लीजिए 1 साल हो गया, तब तक क्या इन बंदों में से कोई चुन के नहीं आ रहा है, अध्यक्ष नहीं चुन के आ रहा है, तब तक क्या रहेगा, यही बंदा क्या रहेगा, अध्यक्ष के रूप में रहेगा। आगे देखते हैं, आगे और संरचना देखें। सदस्यता रद्द होने की स्थिति में वह अपनी अध्यक्षता भी छोड़ देगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए आप अगर डीएसपी की पोस्ट पे हो, अगर आपकी नौकरी चलेगी तो आपकी डीएसपी की पोस्ट भी तो चली जाएगी, है ना। सिंपल सी समझने वाली बात है। ये इसके अंदर कहा गया है कि अगर मान लो नगर पालिका की सदस्य कोई व्यक्ति था जिसको हमने वार्ड समिति का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया है, ये नगर पालिका है, नगर पालिका वार्ड समिति है, वार्ड समिति क्या बनाया गया, इसको अध्यक्ष बनाया गया। अब उसकी ये वाली सदस्यता ही चली गई, उसको किसी काम से सदस्यता से हटा दिया गया तो उसकी भाई फिर वो समिति उससे बढ़कर थोड़ी ना नगर पालिका से, वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात लिखी है। सदस्यता रद्द होने की स्थिति में वह अपनी अध्यक्षता को भी क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, रिक्ति के मामले में अगर खाली होता है तो क्या होगा, अध्यक्ष को जल्द से जल्द फिर से चुना जाएगा। अगर मान लो किसी सदस्यता रद्द हो चुकी है,
अध्यक्ष क्या हो गया, खाली हो चुका है, अध्यक्ष का पद क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। तो जल्द से जल्द क्या किया जाएगा, उस अध्यक्ष पद के लिए वापस से चुना जाएगा। निर्वाचित अध्यक्ष शेष अवधि के लिए पद प्रदान करेगा। अपन पहले कम से कम 10 बार ये चीजें पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई अगर उपचुनाव से आता है, यानी कि जैसे मान लीजिए अध्यक्ष है, अध्यक्ष कितने टाइम के लिए चुना जा रहा है, 1 साल के लिए चुना जा रहा है। अब इस व्यक्ति क्या हुआ, चुनने के बाद 3 महीने के बाद है ना, 3 महीने के बाद क्या हो रहा है, इसकी सदस्यता समाप्त होगी, तो इसका ये भी खत्म होगी। आगे कितने महीने बचे, जितने महीने बचे उस महीने के टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, शेष अवधि के लिए हम चुनाव कराएंगे। ये लोग नया जो बंदा आएगा वो इस अवधि के लिए क्या करेगा, काम करेगा। यहां तक समझ आएगी। तो वार्ड समिति और नगर पालिका की अवधि समान ही होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वार्ड समिति और नगर पालिका की अवधि समान होगी, मतलब अगर वार्ड समिति बनी हुई है, अपन ने क्या बोला, हर एक साल बाद में नई नई आगे बढ़ते जाएंगे, अपन कितनी मान के चलते हैं, लगभग 5 तो बने ही बनेंगे। अगर बीच में ही नगर पालिका भंग हो जाती है तो वो भी क्या हो जाएगी, बीच में ही भंग हो जाएगी। कार्य और कर्तव्य नगर पालिका द्वारा तय किए जाएंगे। भाई ये जो समितियां क्या काम करेगी, इनको तय कौन करेगा, नगर पालिका तय करेगी। कोरम क्या होगा, अगर मान लो कोई मीटिंग बिठानी होगी तो कोरम क्या होगा, अध्यक्ष सहित 3 व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बैठेंगे। कितने होंगे, अध्यक्ष सहित 3 व्यक्ति इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे, तभी कोरम पूर्ति होते। कोरम किसे कहते हैं, मिनिमम सदस्य है जिनसे अपन कोई भी कार्रवाई को आगे शुरू कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कोरम कहते हैं। समझाएगी मेरे हिसाब से बात। आगे देखते हैं धारा 55 समितियां देखते हैं। अब प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालिका समिति होगी। क्या होगी, कार्यपालिका समिति होगी। अच्छा, अब तक तो अपन देखते आ रहे थे कि समितियां बढ़ा सकते हैं अपन, है ना। अब देखते हैं अपन कौन कौन सी समितियां बनेगी। तो समितियां एक तो कंफर्म होगी, वो कौन सी है, कार्यपालिका समिति होगी, जिसके गठन के साथ जिसकी संरचना क्या होगी, नगर पालिका अध्यक्ष होगा, एक नगर पालिका उपाध्यक्ष होगा और एक नेता प्रतिपक्ष होगा। 3 जने तो उसके अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है। और देखते हैं नगर परिषद या नगर निगम के मामले में 2 महिलाओं सहित 7 सदस्य होंगे उनके अंदर। जो अपन कार्यकारी समिति बनाई जा रही है, देखो बताता हूं। कार्यपालिका समिति क्या है, कार्यपालिका समिति, इसके अंदर कौन कौन होंगे, सबसे पहला होगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक होगा प्रतिपक्ष नेता। कौन होगा, प्रतिपक्ष का नेता। कितने लोग होंगे, ये तो बता रही है सामान्य संरचना के बारे में। अब इसके अंदर और क्या बता रहे हैं, अगर नगर परिषद है तो इसका टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं, 7। तो ये 1 2 3 तो यही 4 जने और होंगे। उन 4 में से क्या होगी, 2 महिलाएं होंगी। कितनी महिलाएं होंगी, 2 महिलाएं होंगी। अगर नगर पालिका बोर्ड है तो उसके अंदर क्या है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 5। लेकिन इसमें महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इस धारा के तहत गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के पदेन सचिव होंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या होगा, पदेन सचिव होगा इनका। और इस धारा के तहत गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष भी क्या होंगे, इसके ही अध्यक्ष कहलाएंगे। समझाइए यहां तक बातें, चलिए आगे बात। समितियों अतिरिक्त समितियां, और कौन कौन सी समितियां हो सकती है, ये भी सिंपल सी बात है। वैसे तो आपको याद नहीं करनी है, 8-10 तरह की समिति है, लेकिन सभी समितियों को याद नहीं करना, थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, ताकि आपको ये रहे अगर एग्जाम में पूछे निम्न में से कौन सी समिति नहीं बनाई जाती है तो उस समय थोड़ा सा दिमाग में रहे। एक वित्त समिति बनाई जा सकती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति बनाई जा सकती है। अच्छा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जो समिति बनाई जाएगी उसके बारे में एक कंडीशन को आपको एक और ध्यान रखना है कि अगर वहां पे वार्ड 50 ही है तो आप क्या करोगे, एक ही समिति बनाओगे। अगर वार्ड 51 से लेकर 75 तक है तब आप वहां पे 2 समिति बनाओगे। अगर 75 वार्ड से भी ज्यादा है तो वहां पे आप कितनी समितियां बनाओगे, 3 समितियां। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर अपन वार्ड समितियों की बात करें कि वार्ड समिति कौन कौन सी बनाई जाएगी, तो एक तो वित्त समिति होगी, एक कार्यकारी समिति होगी, और कौन कौन सी है, तो एक स्वास्थ्य समिति होगी। क्या होगी, स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति होगी। अच्छा, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है इसके अंदर क्या चीज फैक्ट का ध्यान रखना है, अगर वार्ड 50 ही है उसके अंदर तब तो कितनी समिति बनाई जाएगी, उससे संबंधित एक समिति होगी। अगर वार्ड 51 से 75 तक है तब कितनी समितियां बनाई जाएगी, 2, इसी से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल आप देखो एक चीज को, अब वार्ड कितने हैं, 75 वार्ड है। 75 वार्डों को एक ही समिति संभाल नहीं पाएगी, इसलिए क्या किया जाता है, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं कि आप इतने वार्डों को आप ये वाली समिति संभालेगी, इतने वार्डों को ये समिति संभालेगी, इतने वार्डों को ये समिति संभालेगी। तो इन्होंने बोला कि अगर 50 वार्ड तक है तब इतने का तो बाहर एक समिति संभाल सकती है, तो हमने क्या लिख दिया, एक समिति होगी। अगर 75 तक है तो भी हमने देखा इसके अंदर 2 समितियां कर देंगे। और अगर 76 वार्ड है, 76 से 75 से ऊपर है, तब हम क्या करेंगे, वहां पे 3 समितियां बनाएंगे, सेम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति वाली। समझाइए यहाँ तक बातें।
और देखते हैं, एक भवन अनुमति और कार्य समिति, भवनों की जो निर्माण है किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए, कितनी बिल्डिंग स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, किस हिसाब से उनका जो भी अनुमति देनी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो समिति होगी। एक झुग्गी 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 झोंपड़ी सुधार समिति होती है, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं ना, स्लम एरिया होता है, वहां के निवारण के लिए एक समिति बनाई जाती है। एक महिला व बाल विकास के लिए होती है, गरीबी उन्मूलन के लिए होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन के लिए उपलब्ध कराने की समिति, और एक नियम समिति तथा एक उप नियम समिति भी बनाई जाती है। बोल बच्चन वाली बातें हैं, आप थोड़ा थोड़ा एक एक बार पढ़ोगे, इतनी चीजें क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं, आगे आता है धारा 56। धारा 56 क्या होता है, सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों में कब कार्य कर सकेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, अपने को एक कोई समिति है, समिति के अंदर हमें ऐसा चाहिए कि हमारे को उस, जैसे मान कोई समिति है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन हमारे जो सदस्य हैं उनका इतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के अंदर, तो डॉक्टरी नहीं की, कोई डॉक्टर नहीं है उनमें से, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे को कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए या दो बंदे ऐसे मिल जाए जो कि क्या हो, एक्सपर्ट हो इसके मामले में, कि क्या हो, एक्सपर्ट हो किससे, स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में। तो वो क्या कर सकते हैं, उनको उस समिति के अंदर मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी समिति के अंदर, ठीक है, अपने ही वार्ड में से किसी दो व्यक्तियों को लेकर के, एक व्यक्ति को लेकर के। या जैसे बात करें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई समिति है, उनमें सभी सिविल इंजीनियर थोड़ा ना होंगे, अब उनको लगता है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मामलों में ना हमारे को सलाह लेने के लिए कोई एक सिविल इंजीनियर चाहिए, बढ़िया आर्किटेक्ट चाहिए, बढ़िया सिविल इंजीनियर चाहिए, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो अपने उसी वार्ड में से किसी सिविल इंजीनियर को अपने साथ अपनी समिति के अंदर शामिल कर सकते हैं। यही बताया गया कि सदस्यों से भिन्न सदस्य उनके अलावा व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे, ये इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है, विशेष ज्ञान रखने वाले गैर सदस्यों को समिति में नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकारिणी समिति में गैर सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। कार्यकारिणी समिति जो अपने पहली समिति देखी थी, उसमें तो वही सिंपल वही बंदे होंगे जो उनके सदस्य हैं, वो तो पूरे कार्य का संचालन करेंगे। अच्छा, जो हम सदस्य ऐड करेंगे वो कितने हो सकते हैं, 50% से अधिक सदस्यों का संकलन आवश्यक है। इसका मतलब ये होगा, अगर हमें मान लो अपने यहाँ पे मान लो अपने यहाँ पे कितने जने हैं, 9 सदस्य, कितने 9 सदस्य है, या मान लेते हैं 12 सदस्य अपने यहाँ पे, टोटल 12 सदस्य अपने यहाँ पे, 12 नहीं, अपने 6 ही करना पड़ेगा वापस से, 6 सदस्य हैं। अब 6 सदस्यों के अंदर हम क्या करेंगे कि कम से कम भी अगर हमें सदस्यों को अंदर अपने समिति के अंदर शामिल करना है, तो 50% सदस्यों की हामी होनी चाहिए कि हाँ भी इस बंदे को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। 50% कितना हो गया, 6 का 50% कितना हो गया, 3। अगर 3 सदस्यों ने हाँ कर दिया कि हाँ भाई आप क्या करो, इन बंदों को ले लो, तो आप क्या कर सकते हो, उन बंदों की एंट्री करवा सकते हो। अच्छा, कितने बंदों की एंट्री करवा सकते हैं, तो इसके लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जितने भी आपके पास टोटल सदस्य है उनका 1/3, 1/3 मतलब 2, तो आप मैक्सिमम कितने लोगों को शामिल कर सकते हो, 2 लोगों को शामिल कर सकते हो। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कौन सी धारा होगी, धारा 56। सदस्यों से भिन्न व्यक्ति जो समितियों में कब कार्य कर सकेंगे, विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों को समिति में नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकारिणी समिति में गैर सदस्यों को नियुक्ति नहीं की जा सकती है। 50% से अधिक सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी हमें, और इन सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, समिति का अध्यक्ष, धारा 57। समिति का अध्यक्ष, यदि नगर पालिका अध्यक्ष सदस्य है, ठीक है, तो वह समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। सिंपल सी बात है, कोई समिति बनी है, उस समिति के अंदर अगर मान लो जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो शामिल है, तो वो ऑटोमेटिक क्या रहेगा, पदेन अध्यक्ष ही रहेगा। समझ आएगी बात। यदि उपाध्यक्ष सदस्य है और अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, अगर उपाध्यक्ष सदस्य और अध्यक्ष नहीं है तो कौन बनेगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा, पदेन सदस्य। अन्य मामलों के अगर नगर पालिका अध्यक्ष क्या कर सकती है, नियुक्ति कर सकती है, नगर पालिका खुद कर सकती है। यदि बैठक में अध्यक्ष नहीं है तो सदस्य स्वयं में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। मान लो कोई काम हुआ, 6 जने थे, 5 जने आगे, अध्यक्ष को कोई काम हो गया, बात लगा, अब वो बोलते हैं अध्यक्षता कौन करेगा इस मीटिंग की, तो आपस में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, वो अध्यक्ष बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा देखो। मान लो हम अलग अलग समितियां बनाएंगे, किसी एक समिति के अंदर कौन है, सदस्य खुद भी है। जिस प्रकार से अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री जी की बात करें, तो मुख्यमंत्री क्या है, कई मंत्रालय के क्या होते हैं, अपने आप संभाल के रखते हैं, खुद को संभाल के रखते हैं। तो बताइए, अगर मान लो मुख्यमंत्री खुद किसी मंत्रालय के अंदर है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, वही तो होंगे, मेन पॉइंट पे कौन आएगा, वही आएंगे। सेम यही बात यहाँ बताने की कोशिश की गई है। अगर नगर पालिका की कोई भी समिति है, स्वास्थ्य समिति है मान लो, और उसके अंदर कौन शामिल है, अपने
अध्यक्ष शामिल है तो वही वो ऑटोमेटिक पदेन क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई समिति है जिसके अंदर अध्यक्ष तो नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष शामिल है तो उपाध्यक्ष क्या हो जाएगा, इसका अध्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, अगर नहीं है इनमें से कोई तो अध्यक्ष क्या करेगा, किसी को भी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अच्छा, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है मीटिंग के अंदर, मान लो समिति है, समिति के अंदर कोई अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो वहां के जो सदस्य हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना सदस्य अध्यक्ष चुन सकते हैं। धारा 58 बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। साधारण बैठक 2 महीने के भीतर होती है, जो मैंने आपको बता ही दिया था कि साधारण बैठक होती है 2 महीने के अंदर एक होती है। 2 महीने की बजाय आप 60 दिन करो तो ज्यादा बढ़िया है ना, 60 दिन 60 दिन होने आवश्यक है। यदि समिति का अध्यक्ष 15 दिनों से अधिक समय के लिए अध्यक्ष में बैठक में अनुपस्थित रहता है तो नगर पालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समिति बैठक बुला सकते हैं। मान लीजिए कोई काम है, अपने को जरूरत पड़ रही है किसी बैठक के लिए और अध्यक्ष वहां पे उपस्थित है ही नहीं तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो उस समिति की क्या बुला सकता है, मीटिंग बुला सकता है, बैठक बुला सकता है। ठीक है, एक एक बार पढ़ोगे चीजें, और ये चीजें पता है क्या ऐसे रट्टा मारने की नहीं है, क्या रट्टा मारे इसमें ये बुला सकता है, ये बुला सकता है, ये बुला सकता है। आपको सिंपल सिंपल चीजें समझनी है। होता क्या है, काम किस प्रकार से होता है, यहाँ पे काम ही बताया गया है। अगर आप काम को काम के तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप काम को रटने के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। समझ आएगी बात है। जैसे अपन कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं तो मूवी के अंदर आप मूवी को ऐसे थोड़ा ना देखने के लिए जाते हो कि मेरे को रट्टा मारना है इसका, तो आपको क्या मूवी लगभग याद रह जाती है, और याद नहीं रह जाती है। आपको अगर 10 साल बाद पूछे तो आप उसकी स्टोरी बताते हो, क्या स्टोरी थी उसके अंदर, बताते हो ना। सेम यही कंसेप्ट लागू होता है। आपको सिर्फ इसको काम की तरह देखना कि काम क्या होता है इसके अंदर, उसके बाद बाकी अपने आप होता जाएगा। आगे देख रहे हैं, समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका के अध्यादेशों के उनके द्वारा अनुपालना किया जाना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे उनको उन समितियों की औकात दिखाई गई है कि समितियों आप नगर पालिका से ऊपर नहीं हो, आप हमेशा क्या हो, नगर पालिका से नीचे ही हो। ये सेम सिंपल सी बात बताई गई। क्या बताया गया कि मान लीजिए अपन एक प्रकार से बजट होता है नगर पालिका का ना, एक तो नॉर्मल बजट होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री बजट, जिसे पूरक बजट भी कहते हैं, है ना। मान लो कई बार अपन बजट थोड़ा रह जाए तो अपन पूरक बजट भी अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो जब बजट बन रहा है उस समय पे जो जो घोषणाएं की गई है, समितियां सिर्फ उन्हीं पे काम करेगी, इसके अलावा और किस चीज पे काम नहीं करेंगी। ये इसके अंदर बताया गया कि आप अपनी तरफ से कुछ उल्टे पुल्टे काम नहीं करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, केवल वार्षिक बजट पूरक बजट में पहले से स्वीकृत योजनाओं को ही नगर पालिका निधि से अनुमोदित किया जाता है। नगर पालिका कोई भी रिकॉर्ड दस्तावेज मंगवा सकती है, किसी भी नीति से बोल सकती है लाओ तुमने क्या काम किया हमारे को दिखाओ, तो मंगवाया जा सकता है। समितियों के निर्माण का संकलन नगर पालिका द्वारा संशोधित किया जा सकता है और अपील के अधीन भी हो सकता है। मतलब ये जो भी कोई काम कर रहे हैं उनको हटाया भी जा सकता है, सही भी किया जा सकता है। ये सारा अधिकार शक्ति किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका के पास में ही है। ठीक है, तो धारा क्या है, धारा 59। इसके आगे देखते हैं 60। वार्ड समिति के समन्वय करते हैं। वार्ड समिति के समन्वय काम क्या क्या होंगे, तो काम के अंदर वही जो अपन ने पढ़ा था 45, 46, 47 धारा के अंदर पढ़ा था, सेम वैसे वैसी कार्य यहाँ पे है। वार्ड समितियों के कार्य क्या क्या होंगे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम करेंगे, स्वच्छता का कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे, सुपरविजन करेंगे कि सफाई का काम, स्वच्छता काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, विकास योजना की तैयारी और प्रोत्साहन, कोई विकास योजना है उसकी तैयारी करवाना, प्रोत्साहित करना लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के काम करें। वार्ड में लोगों को विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव और एकता के बीच प्रोत्साहित करना। सिंपल से बोल बचने वाली बातें, स्वैच्छिक श्रम को जुटाना और समाज कल्याण के कार्यक्रमों के लिए माल धन के माध्यम से काम कराना। मतलब स्वैच्छिक श्रम जैसे पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप सभी लोगों से निवेदन है आप आओ और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे काम करो। या फिर अब कई बार देखते हैं अपन श्रम के लिए अपन बोलते हैं कि आओ सफाई अभियान चला रहे हैं अपन, तो सभी लोग जाते हैं वहां पे सफाई अभियान के लिए। विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या क्या है, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु हितग्राही को पहचान करना। मतलब किस व्यक्ति को हमें कोई योजना का लाभ देना है तो उस व्यक्ति की पहचान करना। कला सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल खेलों को प्रोत्साहित करना। स्वैच्छिक गतिविधियों से लोगों को भागीदारी को सुनिश्चित करना। करों, शुल्क तथा राशियों का समय पर संग्रहण करना, मतलब जितने भी टैक्स वगैरह उनका संग्रहण करना। पार्कों का रख रखाव, स्ट्रीट लाइटिंग का रख रखाव, नगर पालिका द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, सभी कार्यों को संचालित करने का काम कौन करते हैं, यही समितियों के माध्यम से किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आज अपन पढ़ चुके हैं धारा 60 तक।
51 से लेके धारा 60 तक पढ़ चुके हैं। आप इनको वापस से एक बार रिवीजन करना। 6 धाराएं, अगली छोटी छोटी 6 धाराएं, उनको अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपना अध्याय 3 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मान के चलना। आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखना आज अपनी लगभग 65-66 धाराएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से करते करते अगली 7-8 क्लासेस के अंदर सेम टू सेम ये रिपीटेशन वापस हो जाएगा। अगर आप लास्ट में देखोगे तब आपको लगेगा यार ये धाराएं अब याद कैसे करें। साथ साथ में निरंतर ही पढ़ाई करते रहना, यही एक लास्ट धारा है अपने पास में। ठीक है, तो बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।